Now let's come to the next topic, that is shock therapy in the post communist regimes. What was shock therapy? अब ये देखना है हमको. तो अगेन एक बार पहले कंसेप्ट समझो. You know that during Cold War the world was divided into two powers, USA and USSR. Both had their separate ideologies. USA's ideology was democracy and capitalism, and USSR's ideology was authoritarianism और bureaucratism. ठीक है. प्लस सोशलिज्म. ठीक है. अब यूएसएसआर तो टूट गया, तो ये आइडियोलॉजीज तो फेल हो गए ना. तो पूरी दुनिया में ये आइडियोलॉजीज का डोमिनेंस हो गया. तो जो ये 15 रिपब्लिक्स इन आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे वो अलग अलग कंट्रीज बन गए, तो उनको भी तो अब इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करना था ना, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को. तो इस ट्रांजिशन और चेंज को बोला जाता है शॉक थेरेपी. व्हाट इज शॉक थेरेपी? सुनो जरा. चेंज तो हुए, वो सारे लोग इससे छोड़ के इस वाली विचारधारा पे फोकस करने लगे, मगर इंस्टेंट एंड सडन चेंज कर लिया. सो शॉक थेरेपी इज सडन ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मतलब चेंज फ्रॉम, पुरानी विचारधारा क्या थी? ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट मॉडल टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट मॉडल बाय द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज मतलब जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी. इस चीज को बोला जाता है शॉक थेरेपी. दिस सडन ट्रांजिशन फ्रॉम प्रीवियस आइडियोलॉजी टू द न्यू आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म बाय द post communist countries, those who were before part of USSR. This is known as shock therapy. I hope you know this. See, shock therapy was a process of transition from authoritative socialist model to democratic capitalist model post communist countries में. That's it. और ये किसने इन्फ्लुएंस किया था? कैपिटलिज्म के लिए पैसा भी तो चाहिए, डॉलर्स. डॉलर्स कौन देगा? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने ये पैसे इनको दिए चेंज करने के लिए. बट सिंस इट वाज अ सडन ट्रांजिशन, दैट्स व्हाई इट वाज पेनफुल. तभी इसको शॉक थेरेपी बोलते हैं. शॉक लगा. थेरेपी तो है, खुद को सही करने के लिए ही तो वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले खराबियां थी. मगर थेरेपी लेते लेते एक ही दम थेरेपी ले ली तो शौक लग गया. फॉर एग्जांपल यार, कोई बच्चा एक दिन जिम जाए, एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज मार ले, है ना. मतलब शोल्डर भी कर लिया, चेस्ट भी कर लिया, लेग का वर्कआउट भी कर लिया. तो इतनी सडनली अगर तुम चेंज होना चाहोगे तो हो पाओगे क्या? पेन ज्यादा होगा, है ना. तो सडन चेंज इज ऑलवेज पेनफुल. ठीक है, यही चीज उन कंट्रीज के साथ भी हुआ. ये बात समझ आ गई सबको? यस और नो? यस सर. यही बात एक क्वेश्चन नंबर 14 में लिखी हुई है. व्हाई इट वाज पेनफुल? क्योंकि ये सडन ट्रांजिशन हुआ था. सी, सो इट वाज नॉट द बेस्ट वे टू मेक अ ट्रांजिशन. ठीक है. और इस बेसिक थ्योरी है बच्चे, यूल रीड एंड अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट अ बेस्ट वे, इट वाज अ सडन ट्रांजिशन. होना ग्रेजुअली चाहिए था ना. एंड अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए. अब ये तुम्हें पता होने चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस. बहुत बार आया ये क्वेश्चन, बहुत बार आया, आई एम टेलिंग यू. इसको भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में मैंने डिवाइड किया है. ठीक है, क्योंकि कैसे भी पूछा जा सकता है तो तुम आंसर कर पाओ. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे ही शॉक थेरेपी हुआ तो बेटा क्या हुआ? स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज कोलैप्स्ड. पहली बात तो, इफ यू विल सी, in the starting of the chapter we understood that in socialism there is state ownership. तो यूएसएसआर में तो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास थी, मगर इन्होंने मॉडल शिफ्ट कर लिया टूवर्ड्स कैपिटलिज्म.
तो अब सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से हटके प्राइवेट लोगों के पास, हम तुम्हारे जैसे लोगों के पास आ गई, रशिया के और बाकी कंट्रीज के। तो ये काम एक एकदम हुआ। तो जितनी भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी ना, सबको बहुत थोड़े भाव में बेचा गया, जिस इंसिडेंट को लार्जेस्ट गैराज सेल बोलते हैं। देवर बीइंग सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस, बहुत कम दाम में। ठीक है। एंड रशियन करेंसी की वैल्यू, जिसको रशियन करेंसी जिसका नाम रूबल है, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई एकदम बढ़ गई। जब भी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कम होगी, महंगाई बढ़ी बढ़ी हुई लगेगी ना, क्योंकि हमारी करेंसी जितना पहले खरीद पाती थी उसकी वैल्यू कम हो गई। तो अब वो उसी पैसे में कम चीजें खरीद पाएगी, स्पेशली फॉरेन इंपोर्ट्स। तो इन्फ्लेशन ज्यादा लगने लगा, महंगाई ज्यादा लगने लगी। कोलेक्टिव फार्मिंग वाज अ फीचर इन रशिया, वो बैन कर दिया गया, एक बात ये याद रखोगे। और जीडीपी देखो, 1999 में जो जीडीपी है वो 1989 से ज्यादा होनी चाहिए ना, मगर वो 1989 से भी कम थी। मतलब फर्ज करो कि 2025 की जीडीपी इंडिया की 2015 से भी कम हो जाए, ऐसा रशिया में हो गया। जस्ट इमेजिन। तो देश पीछे चला गया आफ्टर द शॉक थेरेपी एंड डिसइंटीग्रेशन। ये है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए सामाजिक तौर पे? भाई जब भी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, इकोनॉमिक, तो सामाजिक तो अपने आप ही खराब हो जाएगी भाई। जेब में पैसा नहीं है तो कोई पूछता नहीं है ना? तो सामाजिक, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, पावर्टी आ गई पूरे वहां पे, क्योंकि सोशल वेलफेयर पॉलिसीज विड्रॉ हो गई। सी अगेन, वापिस से आ जाओ यहाँ। गवर्नमेंट का मोटिव क्या था? सोशल वेलफेयर। मगर अब तो यहां चले गए, और यहां तो मोटिव प्रॉफिट कमाना है, सोशल वेलफेयर है ही नहीं। तो ऑब्वियसली कुछ लोग प्रॉफिट कमा पाए, मगर कुछ लोग तो पॉवर्टी में चले गए, क्योंकि समाज सबका भला नहीं कर पा रही, वेलफेयर नहीं कर पा रही अब। देन इसकी वजह से जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, वो या तो दूसरे कंट्रीज में चले गए कि यार अब यहाँ कंट्री में रहने का फायदा नहीं है, या फिर वो एलिनेट हो गए सोसाइटी में, खुद से अलग हो गए, ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करना ही बंद कर दिया। और जब भी ऐसी चीजें होंगी तो बेटा एक माफिया इमर्ज हो जाएगा। माफिया होता है जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक ट्रेडिंग, ब्लैक एक्टिविटीज, है ना? तो माफिया इमर्ज होने लगा हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में, अंडरग्राउंड चीजें होने लगी। एंड प्राइवेटाइजेशन से रिच और पुअर में डिफरेंस भी बढ़ता गया, बिकॉज इन कैपिटलिज्म में दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सी दिस, डज नॉट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी है ही नहीं, तो रिच पुअर बढ़ते रहेंगे ना भाई, रिच और गरीब होते, अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। दैट्स इट। और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए इसके, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े? एक तो सोशलिज्म से सोशलिज्म, कम्युनिज्म को एक एकदम बदल दिया डेमोक्रेसी में। पहले क्या था? ऑथोरिटेरियनिज्म, बदल के अब कर दिया डेमोक्रेसी। बट कुछ एक जगह पे अभी भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स थी, या सी कुछ प्रेसिडेंट तो बना दिए गए, या फिर कई जगह पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बना दिए गए, मगर वो भी डिक्टेटर्स की तरह ही बिहेव करते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ कह देने से डेमोक्रेसी नहीं आती बेटा। इंडिया में हमने इंडियन वाली बुक में सेकंड चैप्टर पढ़ा, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इंडिया को भी एक चैलेंज था, सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, है ना? मगर उसके लिए हमने फ्री फेयर इलेक्शंस करवाए, इलेक्शन कमीशन बनाई, फाइनेंस कमीशन बनाई, है ना, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन बनाया उस समय में, कितने सारी चीजें बनाई। ये इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं टू डेमोक्रेसी बी वेरी फंक्शनल। मगर ये पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में नहीं हुआ, विच वाज अ प्रॉब्लम। और पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करने पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं जितना इकोनॉमिक सिस्टम चेंज करने पे दिया। शॉक थेरेपी क्या है? फ्रॉम ऑथोरिटेटिव सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम।
दो चेंजेस हैं, ये पहला चेंज क्या है, पॉलिटिकल, और ये दूसरा चेंज क्या है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक चेंज पे तो बहुत ध्यान दिया, मगर पॉलिटिकल चेंज पे ध्यान ही नहीं दिया, तभी यहां पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ गई। दोनों चीजें बदलनी थी ना। और आज भी वहां पे कोई ओपोजिशन या कोई डिसेंट, कि अगर कोई सरकार की बात से मना करता है, राजी नहीं होता है, वो अलाउड ही नहीं था। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी नहीं थी। इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो बिना डरे काम करती है, जो सही है सही बोलती है, जो किसको गलत है गलत बोलती है, मगर वो वहां पे नहीं था। दैट्स इट। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज लार्जेस्ट गैराज सेल, जो भी हमने पढ़ा, क्योंकि स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज को सब प्राइवेट के हाथों में बहुत थ्रो अवे प्राइसेस पे कम दाम में बेच दिया, जिसको इंसिडेंट को लार्जेस्ट गैराज सेल बोलते हैं इतिहास में। दैट्स इट। कोलेक्टिव फार्मिंग क्या है, कुछ नहीं था, सब मिल के फार्मिंग करते थे, जिससे सबका भला होता था, क्योंकि बड़े एरिया पे फार्मिंग कर पाएंगे। मगर उसकी जब ये बैन कर दिया गया, तो उससे रशिया के पास फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, तो उनको फूड ग्रेन्स दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करने पड़े शुरू में। दैट्स इट। ये एक बात लिखी हुई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, दिस वाज शॉक थेरेपी। ठीक है।